हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियलिटी की। तो डिफरेंशियलिटी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए है ये मैं पहले आपको बता दूंगा। और जो बच्चे 11th नहीं पढ़े हैं या किसी भी कारण से छूट गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं उसको थोड़ी समझा दूंगा और यकीन मानिए इस तरह से समझाऊंगा कि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। और जो हमारे 13 के स्टूडेंट हैं जो भी टारगेट बैच में है, यानी कि जो JEE मेंस एडवांस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए तो खास करके ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि उन लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियलिटी, तो आपको डिफरेंशियलिटी पढ़ने के लिए दो चीज़ें आपको मस्ट है कि आना ही चाहिए। क्या क्या? एक तो आपको पता होना चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, व्हाट इज स्लोप, स्लोप। और दूसरा है, पहली चीज़ें ये, दूसरी चीज़ें ये है टेंजेंट, कि टेंजेंट क्या होता है। एक तो हो गया स्लोप, दूसरा है टेंजेंट। तो टेंजेंट होता क्या है तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्लोप, कि स्लोप में हमें क्या यूज है। तो अगर दो पॉइंट दिया हो, जैसे दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, x1, y1 एंड अगला पॉइंट है x2, y2। तो अगर दो पॉइंट दिया रहे तो हमें स्लोप निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे। तो ये होता है हमारा स्लोप। बात रही टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंजेंट की। टेंजेंट होता क्या है, इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। ये क्या होता है, सेकेंड का लिमिटिंग केस होता है क्या, टेंजेंट। तो अगर आपको ये बात नहीं पता सेकेंड, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा कोई कर्व है, इस तरह से मान लो इस सर्कल ही ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग सर्कल में ही टेंजेंट ज़्यादा देखे होंगे। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट एक लाइन होता था जो बिल्कुल टच करके जाता था। तो एक्चुअली हम उसको लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो सीकेंट होता क्या है, सीकेंट इज ए लाइन जो क्या करता है, सर्कल को या फिर किसी भी कर्व को दो पॉइंट को कट करते हुए निकलता है। एक लाइन होता है इस तरह से। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये रहा लाइन, तो ये क्या है, ये सीकेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन है जो इसको कट करते हुए जा रहा है। सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस होता है। कॉर्ड में का मतलब ये होता है कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। ये होता है कॉर्ड और ये होता है सीकेंट। तो मैं बात कर रहा हूँ किस पे, सीकेंट पे। तो मैंने क्या लिखा है टेंजेंट में, इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट क्यों बोले हैं, क्योंकि जो टेंजेंट है वो बनेगा कैसे, तो टेंजेंट तभी बनेगा जब क्या होगा, सीकेंट का लिमिटिंग केस खत्म हो जाएगा। जहाँ पे सीकेंट खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट होगा टेंजेंट। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट क्या है, B। तो अगर इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन को AB लाइन को अगर मैं कुछ जैसे मैं चाहता हूं कि A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीकेंट है इसको बिल्कुल खिसकाते हुए ऊपर लेके आते रहेंगे। तो जैसे ही इसको हम लोग इसको खिसकाते रहेंगे, यानी B को ऊपर लाते रहेंगे, यानी इस लाइन को हम लोग ऊपर की ओर खींचते रहेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइन यहाँ पे आ गया, इस तरह से पास करेगा। फिर इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे तो लाइन कुछ ऐसा चला जाएगा। फिर थोड़ा और ऊपर करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब ये B पॉइंट बिल्कुल A को ओवरलैप कर देगा। जब ये लाइन बिल्कुल हम खींचते हुए बिल्कुल हम यहाँ पे ले आएंगे, तो एक टाइम जब ऐसा आएगा कि क्या होगा कि B बिल्कुल A को ओवरलैप कर देगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट। ये रहा टेंजेंट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब सीकेंट का लिमिटिंग केस खत्म होता है, जहां पे सीकेंट का औकात खत्म हो जाता है, वहां से डेवलप होता है टेंजेंट। तो ये रही टेंजेंट की कहानी। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं डिफरेंशियलिटी पे, कि डिफरेंशियलिटी को पढ़ने के लिए इन दोनों की ज़रूरत कैसे है। तो देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है इसकी। तो पिछले कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का जब हमने हेडलाइन स्टार्ट किया था
तो कंटिन्यूटी जब हम लोग स्टार्ट किए तो उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंशियलिटी में हमें दो चीज़ें देखना होता है। जैसे कंटिन्यूटी में सिर्फ हमें एक ही चीज़ देखना होता है, क्या वो है नो ब्रेक, यानी कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जबकि डिफरेंशियलिटी में हमें दो चीज़ें देखना होता है, क्या क्या, एक तो हो गई नो ब्रेक, ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, नो शार्प, कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो क्या चाहिए था, दो चीज़ें, एक तो चाहिए था नो ब्रेक, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए या नो ब्रेक, और अगला है नो शार्प, नो शार्प पॉइंट, कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो नो ब्रेक का तो मतलब समझ में आता है कि हाँ ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नो शार्प पॉइंट का मतलब क्या है, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई नुकीला पॉइंट, जैसे हमारा चाकू होता है ना, चाकू का जो टॉप पॉइंट होता है वो बिल्कुल नुकीला होता है, तो उसको हम लोग शार्प पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं कि ये मान लो कि कोई ग्राफ ले लेते हैं इस तरह से, ये रहा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पर हम कोई ग्राफ इस तरह से ले लेते हैं कि ये मान लो मैंने इस तरह से कोई ग्राफ ले लिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को चलो हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, x इक्वल टू ए। तो ए पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल नुकीला है, तीखा है, तो यही वो शार्प पॉइंट है। बाकी ग्राफ क्या है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, ग्राफ लगातार है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि नो ब्रेक है लेकिन शार्प पॉइंट आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो जब ये शार्प पॉइंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि शार्प पॉइंट तो आ गया सर, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया। तो मतलब समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस पॉइंट पे हम लोग इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करें, तो किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो खुद अपना लाइन होता है, वो खुद वही लाइन होता है। तो इस पॉइंट पे अगर इस लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और अगर हम इस लाइन पे इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि दो टेंजेंट मिल गया एक ही पॉइंट पे, कब, जब शार्प पॉइंट होता है। तो ये कैसा पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, और जहां पे भी शार्प पॉइंट होता है वहां पे दो टेंजेंट मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियलिटी ये कहना चाहता है कि अगर आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल करना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर दो टेंजेंट हो गया तो वो जो पॉइंट होगा वो शार्प पॉइंट कहला जाएगा और नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कहानी ये समझ में आया कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखना है तो उस पॉइंट पे और सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। सीधी सी बात ये क्या है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक टेंजेंट। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए, यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट मतलब एक ही टेंजेंट होना चाहिए, एक ही टेंजेंट होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने थ्योरी पे। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो अगर आपको ये नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बात आ गई यूनिक टेंजेंट की, अगर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए। और एक ही टेंजेंट होना चाहिए इसका मतलब एक ही लाइन होना चाहिए, और एक ही लाइन होना चाहिए मतलब स्लोप भी एक ही होगा, इसलिए स्लोप की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएबिलिटी की बात, तो ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई एक ग्राफ ले लेते हैं जो इस बार डिफरेंशिएबल ले लेते हैं, कोई शार्प पॉइंट नहीं लेते हैं। तो मान लो कि ये मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ये ऐसा कोई ग्राफ ले लिया मैंने। अब हम लोग क्या देखते हैं कि चलो इस पॉइंट पे हमें देखना है, इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, x इक्वल टू ए पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए। अगर दो टेंजेंट आ जाता है तो वो पॉइंट शार्प पॉइंट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो टेंजेंट होता क्या है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहा होगा वो जरूर कुछ ऐसा सीकेंट रहा होगा, उसका लिमिटिंग केस बना होगा टेंजेंट।
ये कुछ सेकंड रहा होगा, और इस पॉइंट पे कोई जरूरी यही सेकंड रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है इस साइड से, तो दोनों साइड से हो सकता है, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, या फिर दोनों साइड से हो सकता है। तो ये रहा सेकंड्स। तो अगर हम बात करें कि x = a पे इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल करना है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होना चाहिए, और अगर एक टेंजेंट होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग टेंजेंट देखेंगे तो टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेकेंड को बिल्कुल उठाते चलेंगे बिल्कुल ऊपर की ओर, यानी कि इसका लिमिटिंग केस बनाएंगे। लिमिटिंग केस किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसका लिमिटिंग केस देखेंगे, और इसका राइट हैंड साइड से इसका लिमिटिंग केस देखेंगे। और जिस दिन इसका लिमिटिंग केस आ जाएगा तो उसमें क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। अब ये यूनिक टेंजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिक टेंजेंट करने के लिए ये एक ही लाइन रहेगा, और अगर एक ही लाइन है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, इक्वल कर देंगे, तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी आ जाएगा, यानी फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम चलो कुछ मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से ये दूरी है, ये कितना डिफरेंस हमने लिया है, h डिफरेंस हमने ले लिया है। कितना डिफरेंस, h का मैंने गैप ले लिया, और ये भी जो है हमने h का गैप ले लिया है। ये भी गैप कितने का, h का है। दिखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं h गैप है। अच्छा, तो अगर ये h गैप है तो इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट a है तो ये पॉइंट कितना होगा, तो जरूर ये पॉइंट a में से h को हम लोग घटा देंगे, a - h रहा होगा। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो a से ज़्यादा रहा होगा, a + h रहा होगा, यानी कि a + h रहा होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखें यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम देते हैं b, इस पॉइंट को नाम देते हैं c। तो चलो a पॉइंट कितना होगा, तो a जो पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, ये a पॉइंट कितना होगा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन से जो यहाँ तक की दूरी है, ओरिजिन से इसके परपेंडिकुलर की जो दूरी है वही इसका क्या बताएगा, x कोऑर्डिनेट, यानी कि ये होगा a - h। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, फंक्शन को मान लिए y = fx है, तो इसी x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमें आ जाएगा f(a - h)। तो ये रहा a - h x कोऑर्डिनेट, और f(a - h) इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम b पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा कुछ इस तरह से कि ये जो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितना, a + h, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की ही इस b पॉइंट क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट a + h हो जाएगा। और अगर हमें इस b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना तो ये हाइट निकालना पड़ेगा। इस हाइट को निकालने के लिए ये जो x का वैल्यू है इस फंक्शन में रख देंगे, तो इसका हाइट आ जाएगा f(a + h)। तो ये आ गया b का भी कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि अगर हमें इस a पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है तो इस लाइन, ये जो हमारा सेकेंड है, इसका लिमिटिंग केस देखना होगा और इसका भी लिमिटिंग केस देखना होगा। और चूंकि ये टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट हमें बनाना है, यूनिक टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस साइड से जो ये स्लोप होगा और इस साइड से जो स्लोप मिलेगा, बाद में चलकर जब टेंजेंट बन जाएगा तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम पहले इक्वल कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ, तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो चलो मैं यहाँ बताता हूँ कि क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AC और BC का स्लोप इक्वल होना चाहिए फॉर यूनिक टेंजेंट। किस लिए, फॉर यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब हम लोग क्या करते हैं, AC का स्लोप लिखते हैं, तो अच्छा मैंने C पॉइंट तो लिखा ही नहीं, तो चलो C पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो C पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, C पॉइंट कुछ ऐसा होगा कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन से ये जो दूरी है, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और इस x के वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा f(a). सही है। अच्छा, तो हमने AC का स्लोप लिखना है हमको, तो AC का स्लोप निकलने के लिए हम क्या देखते हैं, किसी भी लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट पता हो, 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो हम लोग स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरह से हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ AC की जगह हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AC की जगह क्या लिखेंगे, y2 - y1 यानी f ऑफ a - h माइनस f ऑफ a - h माइनस f ऑफ a अपॉन में
फिर x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस h माइनस a। तो ये हो गया स्लोप ऑफ AC। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC कैसे निकालेंगे, BC का स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या लिखेंगे बच्चों, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि माइनस a प्लस a कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल। तो अब यहाँ से बच क्या रहा है, इस बात को हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते। तो यहाँ पे इसको बाद में हम लोग चल के क्या लेंगे, इस पर लिमिट भी लगाएंगे। लिमिट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका लिमिटिंग केस लेना है। अभी तो ये क्या है, अभी तो ये सीकेंट का स्लोप हम बराबर किए हैं, लेकिन फॉर यूनिट टेंजेंट के लिए दोनों बराबर होना चाहिए स्लोप, और टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसका लिमिटिंग केस होना चाहिए। तो लिमिटिंग केस में हम लिमिट h टेंड्स टू b0 लेंगे। तो फिलहाल अभी हमें मिटा देते हैं। तो अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर ये बराबर आ चुका है तो इसको थोड़ा सा हम लोग खूबसूरत बना के लिखते हैं, यानी कि सजा के लिखते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आ चुका है कि f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो यहाँ पर डिफरेंस बस ये है कि माइनस h है तो यहाँ भी माइनस h, यहाँ प्लस h तो यहाँ भी प्लस h है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये तो अभी हम लोग सीकेंट के स्लोप को इक्वल किए थे। अब हमें इसका लिमिटिंग केस भी तो लेना पड़ेगा टेंजेंट करने के लिए। तो टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस होता है। तो फॉर लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का लिमिटिंग केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गैप था, ये जो इस तरह से जो ग्राफ था, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे a लिया था, a पॉइंट ये लिया था मैंने a माइनस h, ये गैप जो था h था। तो ये जो गैप होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा, क्योंकि अगर ये टेंजेंट इस तरह से जाएगा तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे इस तरह से जो सीकेंट था, ये बिल्कुल उठते हुए ऊपर चला जाएगा। तो ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, वो किस लिए लिख रहे हैं, फॉर लिमिटिंग केस के लिए, फॉर लिमिटिंग केस के लिए। तो हम लोग लिमिटिंग केस के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो ये आ गया, और यहाँ भी हम लोग लिमिटिंग केस लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फार्मूला डिफरेंशियबिलिटी का। किसी पॉइंट पे अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। इसी को दुनिया वाले बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LHD भी बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि RHD भी बोलते हैं। तो जिस दिन LHD और RHD बराबर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, एक और चीज की ये फाइनाइट भी आना चाहिए। तो ये बेसिकली था डिफरेंशिएबिलिटी का बिल्कुल बेसिक चीजें जो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए था। उम्मीद करेंगे आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे थोड़ा कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने देखा क्या कि हमारे पास दो फार्मूला आ गया था, क्या, LHD इज इक्वल टू RHD, यानी LHD RHD अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। और हाँ, ये फाइनाइट भी होना चाहिए। अच्छा, तो हम ये इस पे LHD आया क्या था, LHD का फार्मूला क्या था, तो इसका फार्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये a क्या था, यही वो पॉइंट है जिस पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी देखे थे, या फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करना होगा तो वही a पॉइंट है, इज इक्वल टू। और इसमें क्या था, RHD में लिमिट h टेंडिंग टू 0, और हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h बोलेंगे। तो ये जो चीजें हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, यानी कि एफ डैश ए भी बोलते हैं, यानी कि एफ डैश ए ही जो क्या होता है LHD या RHD होता है। तो ये हो गया हमारा एक फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। क्या है ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बेसिकली ये है क्या डिफरेंशिएशन है कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आप लोग बस ये समझे कि ये डिफरेंशिएशन है, सीधी सी बात। तो एफ डैश ए का फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, फंक्शन एफ डैश ए तभी निकलेगा जब LHD और RHD दोनों बराबर होगा। अगर LHD RHD बराबर नहीं आता है तो फंक्शन का जो है डेरिवेटिव नहीं आ सकता है। तो एफ डैश ए का फार्मूला ये भी है, ये भी है। तो हम लोग एग्जाम में कैसे यूज करते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला याद कैसे करना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसी फार्मूले को देख के बताओ कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे LHD है सर। तो LHD है तो इसका फार्मूला लिखो, तो फार्मूला लिखेंगे कुछ इस तरह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या लिखेंगे f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो इसको और भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं f डैश a माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये LHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट साइड से है ये, इसलिए a माइनस। और अगर हम ये बोले कि RHD लिखो, RHD का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h नीचे, और इज इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही है a प्लस, यानी कि राइट हैंड साइड से RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश a माइनस भी आप समझ गए, f डैश a प्लस भी समझ गए, और आप लोग इसके साथ साथ f डैश a भी समझ गए। तो f डैश a तभी निकलेगा जब f डैश a माइनस और f डैश a प्लस दोनों क्या हो, इक्वल हो, तभी f डैश a एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास किसी ने पूछा इस तरह से कि बताओ साहब कि f डैश 5 का फार्मूला लिखो, f डैश 5 लिखो, कैसे लिखोगे, तो f डैश 5, तो इसका मतलब यही है कि इस a की जगह यही आपका क्या है, a का वैल्यू है, यही क्या है आपका a है, a। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या तो LHD या तो RHD, क्योंकि दोनों इक्वल होगा तभी तो f डैश 5 निकलेगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं लगाया है, तो दोनों में से हम कोई एक फार्मूला लिख सकते हैं। तो कोई बच्चा ऐसे भी लिखेगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, चूंकि a की जगह क्या है 5 है, तो इसलिए 5 माइनस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन भी कितना माइनस h, तो माइनस h की जगह माइनस h ही रहेगा। तो ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन h, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों एक ही बात है, आपको जो याद रहे आप उसे याद रख ले। बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब माइनस h लेंगे, कब प्लस h लेंगे। अरे बच्चों, ये दोनों एक ही चीजें हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दोनों ये एक ही चीजें हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों बात एक ही है। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियलिटी की, कि यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंपैरिजन, कंटिन्यूटी वर्सेस, दोनों में हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं, बहुत तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग देखेंगे दोनों का बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन पहले ले लो, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है। कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है। तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्या देखते हैं कि सिर्फ नो ब्रेक होना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी में क्या देखते हैं, दो चीजें होना चाहिए, नो ब्रेक एंड नो शार्प। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ एक बात की गारंटी है कि ग्राफ में ब्रेक नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको एक चीज और चाहिए होता है, नो शार्प पॉइंट। उसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम सेकंड बात करें कि डिसकॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे
तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% उसमें ब्रेक आया होगा, और अगर इसमें ब्रेक आया है तो डिफरेंशियलिटी के लिए भी दो चीजें चाहिए होता है, नो ब्रेक नो सार। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 100% वो नॉट डिफरेंशिएबल रहा होगा। तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कब? जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं और हमको पहले से पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 100% साहब वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तीसरी चीज है, अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल है? तो साहब कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें ना ही ब्रेक आया होगा ना ही कोई शार्प पॉइंट आया होगा, और हमें कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है, नो ब्रेक। तो 100% क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम लोग सेकंड बात करें, फोर्थ नंबर में क्या कि अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल बोलने से ये पता नहीं चलता है कि किस कारण से ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसमें ब्रेक आया है या उसमें शार्प पॉइंट कोई आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी क्या? डिफरेंशियलिटी वर्सेस कॉन्टिन्यूटी की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि समझ में आया है या नहीं आया, जो भी हो आप कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ।